नमस्कार। जब मैं सुन रहा था तो दिल में एक दर्द था और आंखें नम थी। पूर्वांचल दशकों से मर रहा है। कभी ब्रेकिंग न्यूज में मरता है, कभी अखबारों में मरता है, कभी सियासी दरबारों में मरता है, आंकड़ों में मरता है, अस्पतालों में मरता है और नेताओं के भाषणों में भी मरता है। दिमागी बुखार से पूरा पूर्वांचल बेहाल है। रोज 3-4 बच्चे दिमागी बुखार से मर रहे हैं। बीमारी को भगाने के लिए हाथ उठाकर दिल से तथास्तु ना तो लखनऊ वालों ने कहा, ना ही इस अभिशाप की काट दिल्ली वालों ने निकाली। लैपटॉप मिल रहे हैं लेकिन भविष्य मर रहा है। आदरणीय अखिलेश जी, बीमारी की कब्र पर खड़ा शहर लैपटॉप नहीं चलाता, दवाई तलाशता है, दवाई ढूंढता है, अस्पताल ढूंढता है। जब दोनों नहीं मिलते तब भी लैपटॉप नहीं ढूंढता, शमशान घाट ढूंढ लेता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। आपको लखनऊ लेकर चलूंगा मैं। विजय बहादुर पाठक हमारे साथ हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भाई आबिद हुसैन हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। हमारे भाई गोविंद पंत राजू हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। आप चारों लोगों से इस गंभीर मुद्दे पर पूरी गंभीरता से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता हमारे साथ जुड़े, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ही क्यों ना हो, राजेंद्र चौधरी जो प्रवक्ता है, जेल मंत्री हैं, वो क्यों ना हो। और आज हमारे इस चैनल पर एक मासूम बच्ची की जो पुकार है, उस मासूम बच्ची का जो दर्द है, वो कह रही है अखिलेश जी से कि अंकल अंकल क्या मैं भी मर जाऊंगी, मुझे बचा लीजिए अंकल। अखिलेश भाई, अब तो जागना होगा, अब तो काबू करना पड़ेगा। और गोरखपुर में अखिलेश यादव ने लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिसमें 24 विद्यालयों के 36,000 छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। पहले चरण में 11,918 छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया गया। आज वहीं दिमागी बुखार से हो रही मासूमों की मौत पर अब तक खामोश बैठे मुख्यमंत्री जी ने लगे हाथों मासूमों से ताबड़तोड़ मुलाकात की और 100 से ज्यादा वार्डों का लोकार्पण कर डाला। लेकिन अखिलेश जी, अभी भी उस मासूम बच्ची का सवाल अनुत्तरित है कि अखिलेश अंकल क्या मैं भी मर जाऊंगी। कहीं न कहीं लोहिया जी के रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। लेकिन लोहिया ने ये कभी नहीं सिखाया था कि जब मौत शहर पर अंधेरा बनकर छा रही हो तो जीवन में दवाइयों से उजाला करने के बजाय लैपटॉप की लालटेन जला लेना। किताबों से सीखे हैं, हमारे शिविर लगे हैं उसमें सीखे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने डिग्री पर्यावरण इंजीनियरिंग में ली है, इसलिए उन्हें लगता है कि लैपटॉप की बयार बहाने से दिमागी बुखार का सीजन अपने आप बदल जाएगा। दशक के दशक बीत गए, सियासत के तमाम सूरमा बदल गए, लेकिन पूर्वांचल में सांसें सिसकियों में गारंटीड बदल जाती हैं। सपा सरकार के मुखिया अखिलेश यादव को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि प्रतिदिन हो रही मासूमों की मौत पर चिंता व्यक्त करें और उनकी आकर के खोज खबर लें। अब तो अस्पताल के बेड उस चिता की तरह लगने लगे हैं, जहां दिमागी बुखार की चादर में लिपटकर केवल जिंदा शव ही आते हैं। अस्पताल की सफेद चादर और कफन का अंतर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बातों का क्या है, बताशे तो कोई भी बना सकता है। ये बीमारी पूर्वांचल में इन तमाम जिलों में है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जान चली जाती है। बड़ी संख्या में बच्चों ने भी जाने गई है और ये बीमारी पुरानी है। इस साल जनवरी से आज की तारीख आते आते 341 बच्चों की मौत हो चुकी है। करीब करीब 3 से 4 बच्चे रोज यमराज लेकर जा रहे हैं। अब अपने टीपू ने अलग से इंसेफ्लाइटिस वार्ड बनाकर तैयार कर दिया है। गोरखपुर चाहे तो अब अपने आप पर इतरा सकता है कि लो 160 और बेडों पर लेटकर मौत से मुकाबला कर लो। 100 बेड से ज्यादा 160 बेड आ सकते हैं अस्पताल में। वही अलग से इंसेफ्लाइटिस का वार्ड बनाए और इसके साथ साथ सिलाने से 500 बेड का और हॉस्पिटल ये बन रहा है।
झमाझम लैपटॉप की बौछार हो रही है। किसे मिला किसे नहीं के फेर में पड़े बगैर। जापानी बुखार से पूर्वांचल के बच्चे बेहाल हैं, लेकिन लैपटॉप आधुनिक है, इसके अपने गुण हैं। तमाम मौतों पर मातम करने के बाद लैपटॉप ही उदास चेहरों पर मुस्कान वापस लेकर आएगा। अखिलेश भैया के लैपटॉप के काम करने की पूरी गारंटी है। बाकी मौत तो अटल सत्य है, आनी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी चलिए बात शुरू करते हैं। पाठक जी, क्या हो रहा है? पिछले 38 वर्षों से ये जो मौतों का जो सिलसिला है 1978 से लेकर अब तक ये थमा नहीं। और योगी आदित्यनाथ जी का मेरे पास एक उद्बोधन है जो उन्होंने अगस्त 2010 में लोकसभा में दिया था। उसमें उन्होंने तब तक 2010 तक के आंकड़े बताए थे, जिसमें कहते हैं कि 2005 में दिमागी बुखार के 6061 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 1500 की जान गई 2005 में। 2006 में 2320 मरीज भर्ती हुए, 528 मरे। 2007 में 3024 मरीज भर्ती हुए, जिसमें से 1000 की मौत हुई। 2008 में 3015 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 684 मरे। 2009 में 784 बच्चों की मौत हुई और 2010 में 3503 भर्ती हुए और 514 मरे। और उन्होंने हवाला दिया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री का। ये आंकड़े हैं सरकारी आंकड़े हमारे देश में जानते हैं, हर कोई जानता है कि आंकड़े कम होते हैं वस्तु स्थिति से। इसके बावजूद हमें लैपटॉप चाहिए, हमें बच्चों को जिंदगी देने में हम पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं। क्या दिक्कत है पाठक जी? देखिए अतुल, ये बहुत संवेदनशील विषय है और लगातार इस बीमारी से छोटे बच्चों की मौत हो रही है और बच्चे काल की ग्रास में समा रहे हैं। आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो मैं केवल, मुझे लगता है जानकारी आप लोगों को भी होगी कि वहां पर जो लोग मरीज जब अपने पेशेंट को ले जाता है तो पहले 2 दिन वो जूझता है यह साबित करवाने के लिए कि उसका बच्चा इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित है, क्योंकि जब वो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होगा तभी उसे मुफ्त दवाएं मिलेंगी। उसकी टेस्टिंग होती है कि ये इंसेफ्लाइटिस का रोग इसे है कि नहीं, कि जो जेई सिंड्रोम से वो पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है। उस पीड़ित होने की वजह से 2 दिन उसे लग जाता है भर्ती होने में। जैसे आपने कहा कि भर्ती होने के आंकड़े ये हैं और मृत्यु के आंकड़े ये हैं, तो ये जो मृत्यु के आंकड़े और भर्ती होने के आंकड़े हैं वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हैं। जो पूर्वांचल के उन 7 जिलों में ये स्थिति है उनकी स्थितियां अलग हैं। पहले वो जूझता है। दूसरी स्थितियां ये है कि हर बार जब ये बीमारी शुरू होती है और 30 सितंबर तक आते आते अब इसके खत्म होने की कगार पर होती है, उस दौरान रोज बयानबाजी होती है। केंद्र सरकार कहती है कि हमने वैक्सीनेशन दिया। वैक्सीनेशन की मेरी जानकारी है कि वैक्सीनेशन की 1 डोज मिली, दूसरी लगी ही नहीं। इंसेफ्लाइटिस के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट आए थे, उस प्रोजेक्ट में शुद्ध पेयजल के लिए लगना था, शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं हुई। जो वार्ड बनने थे जब इंसेफ्लाइटिस के मरीज आना शुरू हुए तो वो काम नहीं हुए। इस पर मुझको लगता है कि आप बहस 1-2 बार हम लोग भी इस विषय पर कर चुके हैं। लगातार इंसेफ्लाइटिस को लेकर के कहीं न कहीं दोनों सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण करती हैं। जब मृत्यु के आंकड़े बढ़ जाते हैं, मीडिया सवाल करता है तो एक दूसरे पर हम छोड़ करके जाते हैं। राजनीतिक रूप से हम सरकार को घेर करके पड़े जाते हैं। योगी जी हर बार वहां धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकार इसको महामारी तक घोषित नहीं कर पाई। जो सुविधाएं आम आदमी को, क्योंकि देखिए गरीब का आदमी है और गरीब का बच्चा है। आपने विजुअल में देखा। पाठक जी सिर्फ एक बात कहूंगा पूरी विनम्रता से, जिन 35 वर्षों के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं और माननीय योगी जी जिन 35 वर्षों में 1 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत का जो आंकड़ा दे रहे हैं और इतने ही 1 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं वो विकलांग हुए, ये आंकड़े भी बता रहे हैं। 35 वर्षों में तो आपकी सरकारें भी रही हैं। पूरी ईमानदारी से अगर हम उस वक्त प्रयास कर लेते तो शायद ये आंकड़ा कमतर होता। मैं नहीं कहता कि उन्मूलन होता, मैं नहीं कहता तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरह हम इस बीमारी को उन्मूलन कर पाते होते, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है।
लेकिन ये आंकड़े कम से कम तो होते कह हैं। रहे हैं, मैं उसको कहते जा रहा था कि हमने कहा कि जब ये बहस मीडिया पर सवाल होती है तो विपक्ष की दल के नाते कहीं न कहीं सरकार को घेर कर अपनी जिम्मेदारी से इतनी लेते हैं, लेकिन यह बीमारी रोकथाम की बीमारी है और रोकथाम पर सतत प्रयास करने के बाद ही इसे नष्ट किया जा सकता है। वैक्सीनेशन हो, सफाई हो, जो इसके लिए योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं को लागू करने का। और आपको ध्यान होगा कि जब ये बीमारी शुरू हो गई, बच्चे मर गए 100 से ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने एक बैठक की और बैठक करके उनके पास जो रिपोर्ट आई कि जिन 19 जिलों में वैक्सीनेशन और ये सारे काम होने थे वो पूरे नहीं हुए। तो ये परिस्थितियां हैं लगातार कहीं कहीं, और जो लोग दोषी हैं इन कामों के लिए उनके परिवार का कोई ऐसा तो होता नहीं है। गरीब मरता है, बहस होती है, हम आप कहीं कहीं एक दूसरे को कटघरे में खड़े करके इस बात की इतनी ले लेते हैं, पर ये मौत के आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं। जरूरत है इसके रोकथाम की, इसकी प्रॉपर इंतजाम की। आबिद हुसैन साहब, जो बात पाठक जी कह रहे हैं कि जरूरत है इसके रोकथाम की, जरूरत है वैक्सीनेशन की, जरूरत है साफ सफाई की, जरूरत है मच्छर को न पनपने दिया जाए, पानी जो जल जनित बीमारी है उनको हम दूर करें, आदि इत्यादि वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल मैं सभी राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप दोनों ही हैं, आज मौजूदा सरकार का कोई व्यक्ति है नहीं। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार फोन पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइन पर आए और हम उनसे बातचीत कर पाएं। जी, तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा। नहीं बिल्कुल पूछिए। गुलाम नबी आजाद साहब वहां दौरा करते हैं, उस दौरे के बाद बस खत्म सब चीजें। दौरा भाई ये बस रायबरेली में एम्स से ज्यादा जरूरी था कि आप गोरखपुर के आसपास पूर्वांचल को एम्स देते। रायबरेली में इतने लोग नहीं मारे जा रहे हैं, इतने लोग पूर्वांचल में मारे जा रहे हैं। लाखों लोग मारे गए, लाखों बच्चे विकलांग हो गए, और हम इसमें भी सियासत कर रहे हैं। एक चीज और भी है, रायबरेली के आदमी के लिए पीजीआई लखनऊ जैसा एक बहुत उन्नत अस्पताल बहुत दूर नहीं है। हाँ, रायबरेली और लखनऊ के बीच में बहुत भौगोलिक दूरी नहीं है। हाँ जी, और पूर्वांचल सघन इलाका है, पूर्वांचल की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्षेत्र छोटा है, और वहां पे ये महामारी है, इतने बच्चे मर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्षा को, प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, आप सब लोगों को पहले पूर्वांचल में जाकर एम्स खोलना चाहिए था। रायबरेली में भी खोले, मैं विरोध नहीं कर रहा उसका, रायबरेली में भी खोले, लेकिन पूर्वांचल में पहले बात कह लीजिए। जी देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो ये संवेदनशील बहुत ज्यादा ही किसी बच्चे की जान जाना। हमारे यहाँ दिक्कत यह है हिंदुस्तान में कि बहुत सी जानों के बाद हम लोग जागते हैं, और दूसरे देशों में एक जान पर वावेला मच जाती है। तो पहले तो ये तकलीफ दे और बहुत दुखद विषय है कि हर साल इतने पिछले 10, 12, 15 सालों में, बल्कि आपने तो 37-35 साल बताए, उसमें इतने ज्यादा लोगों के बच्चों की जानें जा चुकी है, तकलीफ दे है। अब आया पिछले 25 साल के से इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश में, इस सूबे में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए मैंने 35 बोला। और जब कांग्रेस की केंद्र सरकार रायबरेली में एम्स लेकर आ सकती है, तो कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र सरकार गोरखपुर में भी एम्स लेकर आ सकती है। भाई साहब राइट, मुझे बात पूरी कह लेने दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं विषय से हटना चाहता हूं, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिक, मैं ये कह रहा हूं कि जब स्टेट की सरकार का रिकमेंडेशन या डिमांड जो हो और वो ना केंद्र सरकार पूरी करे, तब ये गलती होगी। स्टेट में चाहे जिसकी सरकारों में, किसी राजनीतिक दल का नाम लेकर विषय को हल्का नहीं करना चाहता, जान की कीमत का अंदाज लगा के कह रहा हूं। हाँ। पिछले 25 साल में केंद्र में जब जब कांग्रेस की सरकार रही, किसी भी सरकार ने, चाहे वो समाजवादी की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हो, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहे दौर में अगर दवाओं के लिए, आपदा बीमारियों के सिलसिले में अगर कोई डिमांड रखी गई हो और ना पूरी गई हो, वो आंकड़ा मुझे दिखा दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो ये पीजीआई के तर्ज के जो हॉस्पिटल खोले जाने की बात थी, तो वो एक खोले जाने की बात नहीं है मान्यवर, वो 5 हॉस्पिटल यूपी में खोले जाएं, और जगह का चयन, जमीन का देना, ये प्रदेश की सरकार तय करे। पिछले साल रायबरेली में ये चयन सबसे पहले क्यों हो गया भाई साहब? मैं तो सिर्फ इसी बात पे सवाल उठा रहा हूं कि रायबरेली में आप रेल कोच फैक्ट्री लगा दें, रायबरेली में आप रेल के पहिए लगाने वाला बना दें, रायबरेली में आप सारी चीजें दे दें। माना कि रायबरेली में आपकी महाशक्ति पीठ की जो देवी हैं, अमेठी में जो आपके युवराज हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, माना अच्छी बात है। मैं रायबरेली, अमेठी को, सुल्तानपुर को चीजें देने से इनकार नहीं कर रहा, उनको मिले। मैं तो ये कह रहा हूं कि उसका आधा
अगर पूर्वांचल को मिल जाता तो पूर्वांचल के जो बच्चे लाखों बच्चे मर गए ये ना मरे होते। पिछली बार सुनिए, पिछली बार जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वहां गए और जो भी डिमांड उन्होंने की मेडिसिन की और अरे मेडिसिन वहां से आती है केंद्र से, मेडिसिन का सही। अरे भाई रायबरेली में एम्स की डिमांड क्या अखिलेश यादव ने की? आप इसका ऐलान कीजिए कि अखिलेश जी ने रायबरेली में एम्स की डिमांड की थी। बार बार ये बात कही जा रही है आबिद भाई, महामारी पाठक जी का सवाल बार। पाठक जी एक मिनट आबिद भाई एक मिनट दीजिए मुझे आप बताइए, आप बिल्कुल आप कह लीजिए, फिर मुझे पूरी बात कहने दीजिएगा। कहिए।